आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं वोकैबुलरी की सीरीज में। जैसा कि हमने ईडियम्स की बात करी थी, तो मेरे भाई आज जो ईडियम्स हम लोग देखने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशंस का ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। आपके एसएससी सीजीएल की अगर बात करूं, मैंने कहा एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्री हुआ, उस प्री के ऑल सेट्स में जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो सभी के सभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, आज का हमारा पहला जो ईडियम्स है वो है लिली लिवर्ड। अब यहाँ पे जहाँ कहीं भी हमारे सामने लिली लिवर्ड आ जाए, इसका मतलब हम बातें कर रहे हैं किन चीज़ों की, जो चीज़ें अपने आप में कमज़ोर होंगी, जो चीज़ें अपने आप में क्या होंगी मेरे भाई, कमज़ोर होंगी, वहाँ पे हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। क्लियर है? जरा गौर से देखना, जो चीज़ें अपने आप में वीक है और क्या है, कावर्डली है, मतलब कि डरपोक की बात करें। अब इसको ऐसे समझो कि किसी का लीवर है वो लीली हो गया है, लीली का मतलब कमजोर हो गया है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है कमजोर और डरपोक के सेंस में। इस इमेज को देखो, ये जो बच्चा है इस अपने ही इमेज से क्या हो जा रहा है, डर जा रहा है, इसको एंग्जाइटी हो जा रहा है, यानी कि ये कॉवर्ड है, डरपोक है। तो वैसे कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे लिली लिवर्ड। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। ही इज टू लिली लिवर्ड टू कॉन्फ्रंट हिज बॉस अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट। भाई वो इतना डरपोक है, टू का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा। जब हम बात करते हैं जितना उसे नहीं होना चाहिए उस केस में, तो यहाँ पे ये अत्यधिक है, वह इतना ज्यादा डरपोक है, कॉवर्ड है, वीक है कि वह अपने बॉस का सामना नहीं कर सकता है जब उसके अनफेयर ट्रीटमेंट के बारे में, उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, लेकिन वह उसका सामना नहीं कर सकता है। तो उस केस में हम लिली लिवर्ड का यूज करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस बजा रहे। आगे आते हैं, हमारे सामने जो नेक्स्ट ईडियम है दैट इज टू किक द बकेट। बहुत पुराना है और बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा। जब कभी भी मेरे भाई किक द बकेट की बात आती है, इसका मीनिंग होता है टू डाई। टू डाई का मतलब है चीजों का मर जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। क्लियर हो गया मेरे भाई? समझ आ रही है सारी चीजें? इमेज में देखो, यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी कब्रिस्तान का इमेज है। और इस कब्रिस्तान में क्या हो रहा है कि एक इंसान की बॉडी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। और ये इंसान की बॉडी यहाँ पे देखो, गौर से देखो, ये इंसान क्या हो चुका है, किक द बकेट हो चुका है भाई। इसका मतलब मर चुका है। एवरी वन ऑफ अस विल किक द बकेट समडे। हम लोगों में से सब, हम लोगों में से प्रत्येक जो है किसी ना किसी दिन मरेंगे। इस बात की निश्चिंतता होनी चाहिए, ये नहीं कि हम हमेशा जीने वाले। तो किक द बकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस द बोट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है। मिस द बोट ये कॉमन सा है, जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, अवसर गवा देते हैं, तो उस केस में हम मिस द बोट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? इन चीजों का हम लोगों को ख्याल रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि लाइव है कि नहीं। एक बार सारे लोग कमेंट कर देना, सब लोग पता चल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे सामने जो अगला ईडियम है, जो अगला ईडियम है वो मिस द बोट। किसका मतलब क्या मैंने बताया, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर गवा देना। आपके सामने कोई अवसर आया, जैसे इस इंसान को अगर गौर से देखा जाए तो ये थोड़ा लेट पहुंचा और जो शिप जाने वाली है किसी जगह, किसी देश, वहां चली गई और इसका मिस द बोट हो गया। दैट मीन्स इसने अपॉर्चुनिटी खो दिया। इफ यू डोंट बाई नाउ यू मे फाइंड दैट यू हैव मिस्ड द बोट। अगर तुम, यदि तुम अभी नहीं खरीदते हो, किसी भी चीज की बात हो सकती है, वो चाहे घर हो, किताब हो या फिर कोई अदर चीज, तो तुम क्या करोगे, हो सकता है कि तुम मिस द बोट कर दोगे। इसका मतलब तुम अपॉर्चुनिटी खो दोगे। यू मे फाइंड दैट, तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि तुमने क्या किया, अवसर गवा दिया। सो दिस इज मिस द बोट। नेक्स्ट हमारे सामने जो आता है वो क्या है मेरे भाई, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब क्या है मेरे भाई, अब कैट है, बिल्ली है, किसी घर में रह रही, उसका घंटा मैंने बजा दिया, अब भाई बिल्ली निकलेगी, उसके दिमाग का घंटा बज गया कि अच्छा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं दूध जो है उबल रहा है, थोड़ी देर बाद मुझे दूध मिलेगा। तो उसके दिमाग का घंटा बजा, यानी कि बिल्ली के दिमाग का बेल बज गया। अब जो चीजें आने वाली है वो खतरा मोल लेने वाली बात। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा टू फेस रिस्क, वहां पे रिस्क फेस करने की बात की जाएगी। समझ रहे हो मेरे भाई? देखो यहाँ पे इमेज देखो, ये बिल्ली और चूहे हैं भाई। इस चूहे ने क्या किया, घंटा बजा दिया। अब गलती से घंटा बजा तो ये बिल्ली के लिए घंटा बज गया, और इससे बिल्ली के लिए घंटा बज गया तो यहाँ पे क्या हो गया कि इन लोगों के लिए अब रिस्क वाली बात हो गई। जैसे एग्जाम्पल से समझो, दिस टास्क इज रियली डेंजरस बट समवन हैज टू बी टू बेल द कैट। भैया ये जो काम है, ये जो टास्क है वाकई में बहुत डेंजरस है, लेकिन किसी एक को तो खतरा मोलना होगा, किसी ना किसी को तो ये काम करना ही होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे सामने आता है, लिखा हुआ है ए स्टॉर्म इन अ टी कप। भाई वेरी 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 वाला इंपॉर्टेंट है।
हर बार पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, ये क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, गौर से देखना। इसका मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बात का बतंगर बनाना, एक वैसी अवस्था में जहां पे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा देते हैं किसी चीज को लेके, जबकि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, बहुत लेस इंपॉर्टेंट था, तो बहुत ट्रिवियल मैटर था, इनसिग्निफिकेंट मैटर था। जैसे मान लीजिए आप बारात में गए और कोई आपसे पूछा नहीं कि आपने खाना खाया कि नहीं। अब इसमें क्या है भाई, बारात में इतना सारा काम होता है, सारे लोग कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, आप जाइए आराम से खा लीजिए। अब उस मैटर पे जो फूफा जी मुंह फुलाते हैं उसकी तो बात ही अलग है मेरे भाई। तो वो क्या हो जाता है, और स्टॉर्म इन अ टी कप हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो भाई, ये एक बड़ा प्यारा सा टी कप है, इसमें पूरा का पूरा तूफान आ गया, तो टी कप में कितना ही तूफान आएगा, आप 2 फूंक मारोगे तूफान खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जाम्पल देखो, शी वॉन्ट बी एंग्री फॉर लॉन्ग, इट्स ओनली अ स्टॉर्म इन टी कप। भैया वो ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा नहीं रहेगी, ये केवल क्या है, बस छोटी सी बात का बतंगर बन गया है, बाकी सब चीजें नॉर्मल हो जानी है। क्लियर है मेरे भाई? चलो आगे आ जाते हैं, हमारे सामने जो नेक्स्ट इडियम है। शार्प प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत बार नहीं लेकिन ये अब आजकल पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। इसका मतलब क्या होता है? क्राफ्टी और डिसीटफुल डीलिंग्स स्पेशली इन बिजनेस। भैया डिसीटफुल का मतलब होता है जिसमें धोखा देने की बात हो जाएगी, क्राफ्टी का भी मतलब होता है किसी के साथ दगा करना, वो सारा सेंस लेके आता है। खासकर बिजनेस में बेईमानी का व्यवहार जब हम करते हैं तो वो शार्प प्रैक्टिस होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो कि दूसरे की धार तुम कर रहे हो, तुम्हारे में शार्प हुआ है, तुम बहुत नुकीले हो, नुकसान पहुंचा सकते हो। हालांकि इस इमेज में अगर गौर से देखा जाए तो ये इसका हस्बैंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी निगाहें कहीं और किसी को देख रही है, इसका मतलब शायद ये इसे धोखा दे रही है, मतलब शार्प प्रैक्टिस है। बात समझ रहे हो मेरे भाई? आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस सेल साउंड्स लाइक शार्प प्रैक्टिस। ये जो सेल है, ये जो सेल लगा है, वो कैसा प्रतीत होता है, कैसा मालूम चलता है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरीके का धोखा है। भाई एक बात बताओ, 5,000 की चीज अगर आपको कोई 500 रुपए में दे रहा है तो आप क्या कहोगे, ये कोई ऑफर है? 5,000 की चीज अगर 4,000 में मिल रहा है तो इसे ऑफर समझा जाएगा। इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ धोखा हो रहा है, दैट मीन्स आपके साथ शार्प प्रैक्टिस हो रहा है। समझ रहे हो बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज याद रखना, फिर भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसका मतलब होता है टू डोमिनेट। जब किसी के ऊपर आप अपना अधिकार दिखाते हैं, प्रभुत्व जमाते हैं, तो वहां पे रूल द रोस्ट करते हैं। भैया आपका रूल, आप रोस्ट कर रहे हो, और जो रोस्ट करता है उसी का अधिकार होता है, उसी का रूल चलता है। अंडरस्टैंड? ऐसे याद रहेगा। देखो इमेज में देखो भैया, आई रूल द रोस्ट, ये मुर्गी कह रही भैया मैं रोस्ट बनूंगी या मैं रोस्ट करूंगी, मेरा नियम, मेरा कानून, मेरा घर। अच्छा, बट आई रूल द रोस्टर, लेकिन मैं रूल करूंगी रोस्टर पे। दोनों में अपने में लड़ाई हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीजें याद रखना, रूल द रोस्ट का मतलब समझ में आ गया। क्लियर हो गया मेरे भाई? आज एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। ऑल्दो ही इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, विथ हिज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही सीम्स टू रूल द रोस्ट। यद्यपि वह अपने पूरे परिवार में सबसे छोटा है, यंगेस्ट है मतलब क्या है, सबसे कम उम्र का है। विथ हिज स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उसकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसके साथ, ही स्विम्स टू रूल द रोस्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा कुछ उसी के हिसाब से चलता है, वही नियम कानून चलाता है। अंडरस्टैंड? तो आज के बाद इस बात को याद रखना। ऐसे भी घर में जो छोटा होता है वो थोड़ा नखड़ा वाला होता है, उसकी सब मान लेते हैं प्यार पे। आ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ते हमारे सामने नेक्स्ट है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब देख लो भाई, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। भैया किसी को हाथ से दूरी बना के रहना है। स्कूल्स में परेड में हम लोग खड़ा होते थे तो वहां कहते थे ना, भैया एक हाथ की दूरी बना के रखना है। आजकल हम लोग कोविड में क्या सीखे, मास्क है जरूरी, 2 गज जरूरी, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। अंडरस्टैंड? टू नॉट अलाउ समवन टू बिकम टू फ्रेंडली विथ यू। भैया आर्म्स लेंथ का मतलब किसी को दूर रखने का मतलब उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की बात नहीं की जा रही है, मतलब वहां पे आप बहुत फ्रेंडली नहीं होने वाले। बात समझ में आ रहा है? तो किसी के साथ ज्यादा घनिष्ठ या दोस्ताना नहीं बनने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस इमेज को देख के तो समझ में, बस बस दूर से बात की जाए, दूर से प्रणाम करो, ऐसा होता है ना। हम ऐसा कब कहते हैं? जब हम किसी से घनिष्ठता नहीं बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखो, दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर एंड आर कीपिंग हर एट आर्म्स लेंथ। भैया दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर, अब वो लंबे समय तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे,
और उसे क्या कर रहे हैं, अपने से दूर बना के रख रहे हैं, उसके साथ घनिष्ठता खत्म कर रहे हैं, उसके साथ दूरी बनाने की बात की जा रही है, जैसा कि इस इमेज में आ रहा है। सो बहुत प्यारा सा ईडियम्स है, आप अपने डेली लाइफ में यूज करें और याद रखें मेरे भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने 9 नंबर है, टू टाई समवन इन नॉट्स। टू टाई समवन इन नॉट्स या टू टाई समवन अप इन नॉट्स, इसका मतलब समझो क्या होता है। जब किसी को आप बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, क्या, टू कंफ्यूज समवन एंड मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, मतलब उलझा दिए, गड़बड़ कर दिए, घबरा दिए, भरमा दिए, मतलब किसी को इतना कंफ्यूज कर दिए कि आप उसे अनेबल हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने में, आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से उसे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गया। अब इसे बहुत टेंशन हो गया, मान लो ये इंटरव्यू देने गई, बॉस ने कहा कि अच्छा ऐसा तो लग रहा है कि मैं आपको नौकरी दे दूं, लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना तो पड़ेगा, शायद मैं किसी और को भी चेक कर लूं। अब इसे कंफ्यूजन हो गया कि क्या मुझे नौकरी मिलेगा या फिर किसी और को मिलेगा, मतलब उलझा के रख दिया गया। एग्जाम्पल देखो, द जर्नलिस्ट्स tied themselves in knots by asking tricky questions। जर्नलिस्ट ने उन लोगों को, जर्नलिस्ट टाइड देमसेल्व्स, अब जर्नलिस्ट जो है स्वयं की बात करे या उन लोगों की बात करे, यहां पे जर्नलिस्ट टाइड देम की बात कर देते हैं, यहां पे ज्यादा सही रहेगा, द जर्नलिस्ट टाइड देम इन नॉट्स बाय आस्किंग ट्रिकी क्वेश्चंस। ये देमसेल्व्स की जगह आप क्या कर लो भाई, बड़ा प्यारा सा यूज कर लो, देम का यूज कर लो, नहीं तो ये देमसेल्व्स तो खुद की बात करेगा, खुद को क्या कर दिए, फंसा दिए, नहीं, किसी को फंसाने की बात की गई है, तो जर्नलिस्ट टाइड देम इन नॉट्स बाय आस्किंग ट्रिकी क्वेश्चंस, तो जर्नलिस्ट ने उन्हें क्या कर दिया, फंसा दिया, उलझा दिया, क्या करके, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ के, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, बहुत प्यारा सा इडियम है, याद रखना, एग्जामिनेशन में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। स्कार्प द बैरल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन। भाई टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, इसका मतलब क्या है, आप वो चीज करते हैं या कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, और ऐसा क्यों, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं, मजबूरी में आपको करना तो पड़ेगा भाई। तो ऐसे कंडीशन में जब दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो ये एक इंसान है भाई, ये बहुत सारा बैरल रखा हुआ है, अब इस फैक्ट्री में या वर्कशॉप में आया और ये टेंशन में आ गया, अरे यार बहुत स्मेल आ रहा है, कैसे काम करूंगा, लेकिन क्या करे, घर की मजबूरी है, घर तो चलाना है भाई, हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन को तो दूर करना ही करना है, बेसिक नीड्स को पूरा करना है, तो मजबूरी में इस इंसान को इस बैरल वाले कारखाने में या वर्कशॉप में काम करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल देखो, प्रवीण वॉज स्क्रैपिंग द बैरल व्हेन ही हैड टू लीव फॉर 4 months विथ हिज अंकल व्हेन हिज फादर डाइड। प्रवीण वॉज स्क्रैपिंग द बैरल, प्रवीण वैसा काम कर रहा था बैरल, व्हेन ही हैड टू लीव फॉर 4 months विथ हिज अंकल, जब उसे अपने अंकल के साथ रहना पड़ रहा था, समझ लीजिए वो रहना चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ रहा होगा, क्यों, व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसके पिता की मृत्यु हुई, वो चाहता नहीं था वहां रहना, वो चाहता नहीं था उनके साथ काम करना, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा, इसलिए स्क्रैप द बैरल का यूज किया गया। अंडरस्टैंड। आ जाओ हवेली पे, और बहुत प्यारा सा ये ठंडी में अंडे आपको देखे, रोज खाओ संडे हो या मंडे वाला कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। ए डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। भाई जो चीज़ें बहुत कॉमन है, जिसका कोई विशेष मूल्य नहीं है, बहुत सामान्य है, जैसे अंडे हैं हर जगह मिल जाते हैं, अब भाई सोने का अंडा हो जाए तो वो तो अलग चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है, तो जिसका बहुत वैल्यू नहीं है उसका हम यूज़ करेंगे ए डाइम अ डजन। क्लियर हो गया, जैसे ये देख लो, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, इसमें कुछ विशेष आपको नहीं दिख रहा है, सिंपल सा चीज़ है। हाँ इसमें नंबर्स थोड़ा कम है क्वांटिटी, और नंबर्स इसमें थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा है। क्लियर हो गया मेरे भाई, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आगे देखो क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, दोज एंटिक डिशेज आर प्रीटी बट दे आर अ डाइम अ डजन। भैया वो जो एंटिक डिशेज है ना, वो जो बर्तन दिख रहे हैं बहुत सारे एंटिक टाइप के, वो ठीक है, प्रीटी हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि उन्हें क्या कर लिया जाए, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि उन्हें खरीद लिया जाए। हाँ देखने में ठीक ठाक लग रहा है, प्यारा लग रहा है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि आप उसको एंटी के नाम पे खरीद लो, वो बहुत खास है, कॉमन ऐसा हर जगह दिख जाता है। क्लियर हो गया, तो ये याद रखना, बहुत प्यारा सा इडियम है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, टू प्राइम द पंप, ये बहुत प्यारा सा है, न्यू इडियम्स है, इधर ज्यादा रिसेंट में पूछा जा रहा है, इसको याद रखना। इसका मतलब होता है स्टिमुलेट द ग्रोथ और सक्सेस ऑफ समथिंग बाय डूइंग समथिंग, यूजुअली सप्लाइंग इट विथ मनी। भाई किसी चीज की वृद्धि या सफलता को कुछ करके प्रेरित करना, आमतौर पे उसे धन की आपूर्ति कराना और उस सफलता को बढ़ाना, मतलब पंप में आपने क्या किया, प्राइम एफर्ट लगा दिया। प्राइम वाला कस्टमर क्या होता है, उसको ज़्यादा पैसा लगता है, पैसा देके वो प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करता है और उसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को कर सकता है। हमारा आप यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर नहीं है, प्राइम मेंबर नहीं है, तो हमें ऐड देखना पड़ता है। जो प्राइम मेंबर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ऐड नहीं होता है।
तो देखो इस इमेज में, देखो यहाँ पे एक इमेज में दिखाया जा रहा है कि ये लोग हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है लोगों के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, और ये तेजी से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। The government decided to lower interest rates to prime the pump and stimulate the struggling economy. गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो इंटरेस्ट रेट को क्या करेगी, कम करेगी। क्या करने के लिए, टू प्राइम द पंप एंड स्टिमुलेट, जो हमारा स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने में, उसको प्रेरित करने में, उसकी वृद्धि करने में गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये डिसाइड किया है कि वो क्या करेगी, इन चीज़ों को, इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करेगी। समझ रहे हो ना, बहुत प्यारा सा है, याद रखना, टू प्राइम द पंप, टू प्राइम द पंप। पंप में हैंड पंप मारेंगे तो पानी ऊपर आएगा, मतलब वृद्धि होगा। ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। मूव टू द नेक्स्ट, हमारे सामने वर्ड है बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है किसी बुरे परिस्थिति में फंस जाना, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। अब देखो भाई, ये सब दीवार के पीछे हो गए, बैक साइड में है, जेल के अंदर है, और यहाँ से निकलना, यहाँ से बाहर जाना, इस परिस्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बोलो है या नहीं? एग्जैक्टली। तो इस इमेज को याद रखना और बोलना बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट मतलब पीछे की ओर है, बैक मार रहे, अगेंस्ट मार रहे दीवार में, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आई विश आई कुड हेल्प यू, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता, मैंने ऐसा चाहा, मेरी चाहत है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, बट माई बैक इज अगेंस्ट द वॉल बिकॉज आई डोंट गेट पेड फॉर 2 more weeks। भाई मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन मैं क्या हूं, मुश्किल में खुद हूं, ऐसी परिस्थिति में क्या बताऊं, क्योंकि मुझे आई डोंट गेट पेड फॉर 2 more weeks, 2 और सप्ताह यानी कि 14-15 दिन मुझे और पैसे नहीं मिलने वाले, पेमेंट नहीं मिलने वाले। चाहता तो हूं मदद करने, लेकिन मैं खुद परेशानी में फंसा हूं। समझ रहे हो मेरी भाई? कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला लिखा हुआ है टू वॉक ऑन द एयर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स में इन सारे का यूज होता है। इन चीजों का याद रखना मेरे भाई। टू वॉक ऑन द एयर का मतलब क्या होता है, टू फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी। जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, ज्यादा हवा में मत उड़ो, कहते हैं ना यार मैं तो हवा में उड़ा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ये क्या है, आप बहुत ज्यादा खुश है, मतलब आप हवा में उड़ रहे हैं। तो टू वॉक ऑन द एयर। इस इमेज में देखो, ये मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या फिर जो भी बनी होंगी, तो ये बहुत खुश है, इनके तो पैर जमीन पे है नहीं। तो याद रखना इस इमेज से, टू वॉक ऑन द एयर। आफ्टर रिसीविंग द गुड न्यूज अबाउट हर प्रमोशन शी फेल्ट लाइक शी वॉज वॉकिंग ऑन एयर। जब उसे वो गुड न्यूज मिला कि भैया उसका क्या होने वाला है, प्रमोशन होना है, तो उसे ऐसा लगा कि वो तो भाई खुशी के मारे हवा में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। बोलो बात समझ आ रहा है? प्यारा सा इडियम है, बहुत बार पूछा गया और आपने इसे देखा भी होगा। याद रखना, मैंने पहले भी बताया कि 2023 के सीजीएल का सीरीज चला रहा हूँ। मैंने टॉप 100 ईडीएम्स का जो वादा किया था, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पहले से बना रखा है। ठीक है, ये पार्ट 3 है मेरे भाई। क्लियर हो गया? इस बात को ध्यान रखिएगा। बैड आयरन की अगर हम बात करते हैं तो बैड लक होता है। बैड आयरन का मतलब बैड लक, जब किस्मत खराब हो तो बैड आयरन कहेंगे। ऐसा आयरन जो बैड है, मारे हथौड़ा और हथौड़ा ही टूट गया, तो वो बैड आयरन था, किस्मत खराब था, पलट के अपने माथे में लग गया। इस इमेज को देखो भाई, बेचारा भाई साहब ये सैंडविच या बर्गर, हाँ बर्गर है, ठीक है, इसे लेके निकले कि खाने चलेंगे। यहाँ केला का छिलका दिख रहा है और इस केले के छिलके पे पैर पड़ा, स्लिप कर गए। इनके पास खाने के लिए यही था, अब दिन भर भूखे रह जाएंगे क्योंकि पैसे तो है नहीं। तो इनका भाई बैड आयरन हो गया। समझ गए? आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बिन ट्राइंग टू गेट अ जॉब फॉर मंथ्स बट इट्स जस्ट बिन बैड आयरन ऑल द वे। भैया मैं ट्राई कर रहा हूं महीनों से, क्या करने के लिए, जॉब पाने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, किंतु इट्स जस्ट बीन बैड आयरन ऑल द वे। लेकिन किसी भी तरीके से ये क्या है, बैड आयरन है, मतलब कि मैं अनलकी हूं, मेरा बैड लक है, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने ईडियम है मेरे भाई, थ्रू थिक एंड थिन। बहुत बार पूछा जाता है, हर साल कहीं ना कहीं ये आपके सेट में दिख जाएगा मेरे भाई। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। भाई चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, किसी भी परिस्थिति की बात करें, हर परिस्थिति में जब आप तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वैसे कंडीशन में आप यूज करेंगे थ्रू थिक एंड थिन। अब इस इंसान को देखो भाई, चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, ग्लेशियर हो, या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट हो, हर जगह से ये इंसान सिंघम की तरह पास कर जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो वैसे कंडीशन में हम यूज करेंगे थ्रू थिक एंड थिन का। अब आ जाओ भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, आई विल लव यू थ्रू थिक एंड थिन। भाई नो मैटर व्हाट हैपेंस, इसका कोई मुद्दा ही नहीं कि क्या होता है, मैं तुमसे
जीवन भर प्यार करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे, चाहे परिस्थिति अच्छी रहे, बुरी रहे, खराब रहे। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। तो ये बहुत प्यारा सा इडियम है, मुझे तो अच्छा लगा। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई। और किसको किसको ये वाला इडियम्स अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये भी बहुत रिपीटेड है, ये 5,000 करोड़ बार पूछा जा चुका है। मैंने बताया ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट कॉजेज समथिंग गुड टू हैपन लैटर। भैया स्टार्टिंग में जब कोई चीज बुरा लग रहा हो, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन बाद में आपको दिखा कि भाई उससे तो फायदा है, उससे तो बहुत फायदा हो गया। जैसे कोविड बहुत सारे लोगों के लिए लगा कि नुकसान होगा, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपदा में अपना अवसर बनाया। तो वैसे कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। इस इंसान को देखो भाई, ये क्या कर रहा है कि अपना ट्रेकिंग मशीन, ड्रिल मशीन या फिर जो भी चीज लेके ये पत्थर को अपने कंधे पे उठा रहा है। स्टार्टिंग में तो आप लोग को लगेगा कि ये बेकार काम है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, ये अनलकी पर्सन इतना बड़ा पत्थर का क्या करने वाला है भाई। लेकिन बाद में मालूम चला कि इस पत्थर से जो इसने स्टैच्यू बनाया वो 500 करोड़ रुपए की स्टैच्यू हो गई, उसकी नीलामी इतनी ज्यादा हुई। पत्थर का तो कोई वैल्यू था नहीं नॉर्मली, मॉनेटरी सेक्शन, मॉनेटरी टर्म में देखा जाए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। क्लियर हो गया। आपदा में जो अवसर होता है, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रियली। भैया वो जॉब जो चला गया ना, वो मेरे लिए बहुत मतलब कि क्या कहूँ, स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा लगा कि भाई जीवन खत्म, लेकिन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं तो अब IAS बन गया, मैं तो सीजीएल इंस्पेक्टर बन गया। अच्छा वो मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ दी, भले उसमें 50,000 रुपये मुझे सैलरी मिल रहे थे, उससे क्या ही लेना देना। अपने को पैसे के साथ साथ स्टेटस चाहिए मेरे भाई। क्लियर हो गया। दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, टू बी इन टू माइंड्स। टू बी इन टू माइंड्स मतलब दो दिमाग होना, दोहरा दिमाग होना। मतलब चीजों को लेके आप सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, मतलब संदिग्ध है, अस्थिर है, अविश्वसनीय है, बहुत ढुलमुल टाइप का, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करें। इमेज को देखो भाई, ये मेडिटेशन कर रहा है। अब इसके इधर भी कुछ कह रहा है, इसका ये एक यंग एज दिखा रहा है कि मैं क्या पता ऑफिसर बन जाऊं। इधर दिख रहा है, इसे लग रहा है मैं बूढ़े होते होते बैरिस्टर बन जाऊं, या फिर इसे लग रहा है कहीं भूत ना बन जाओ, सुपर नेचुरल या सुपर नेचुरल। मतलब ये समझ नहीं पा रहा है, इसके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है, तो असमंजस में पा रहा है। भाई साहब याद रखना इस, और आप भी कभी मेडिटेशन किए हो, करके तो देखो मजा आएगा। कम से कम 21 डेज मेडिटेशन करना भाई मिनिमम। किसी भी चीज को हैबिट बनाने के लिए यू हैव टू रिपीट दैट पार्टिकुलर एक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट 21 डेज एंड इट विल बिकम इन योर हैबिट। इट विल बिकम योर हैबिट। 21 दिन करना होगा, तो मेडिटेशन करो, मजा आएगा। और वहां पे बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत असमंजस में भी पड़ जाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, शी वॉज इन टू माइंड्स अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर एज इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो मेंट रीलोकेटिंग टू अ न्यू सिटी। भाई वो जो थी, वो उसका असमंजस था, दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, या तो जॉब को एक्सेप्ट करे जो जॉब ऑफर आया, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ में एक और बात आ रहा था कि फिर उसे शहर जो है रीलोकेट करना पड़ेगा, दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा। सो दिस इज द चैलेंज, इसलिए वो सोच नहीं पा रही कि मैं क्या करूं, और असमंजस में है, अंडरस्टैंड, कंफ्यूजन में है। तो बहुत प्यारा सा है, टू बी इन टू माइंड्स। आगे देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, फॉल फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय। अब देखो भाई, फॉल का मतलब गिर जाना, फॉल का मतलब गलती हो जाना, मतलब आप परेशानी में पड़ गए क्योंकि आप फेल हो गए जो आपको करना चाहिए था। नियम कानून के तहत आपने जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। टाइम पे आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, हो गया, रिटर्न्स फाइल नहीं किया, आपके पास भाई इनकम टैक्स वाले पहुंच गया, परेशानी में आ गए क्योंकि वो काम आपको करना चाहिए था। बिजली बिल आपने नहीं डाला 4 महीने से, आपका लाइन कट गया, फिर उसके बाद 4 महीने के बाद आप कहीं टोका फंसा के बिजली ले रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो पेशू ऑफिसर है वो आपके पास पहुंच गए क्योंकि वो काम आपको करना चाहिए था, पैसे देने चाहिए थे। तो ऐसे कंडीशन में उस काम को नहीं किया, लॉ या रूल को ब्रेक किया, तो आप समस्या में पड़ गए मेरे भाई। इस इंसान को देखो समस्या में पड़ा है, जेल के अंदर है, ये जेल तोड़ के भागना चाह रहा था, इसको दोबारा जो है कि भाई ऐसे जेल में डाल दिया गया जो बीच टापू पे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, यहां से तो निकल नहीं सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आफ्टर लिविंग स्कूल शी फेल्ट फॉल ऑफ द लॉ एंड स्पेंड टाइम इन जेल। भैया स्कूल छोड़ने के बाद वो किसी समस्या में पड़ गई, उसने कुछ गलत कर दिया और उसने कहाँ समय बिताया, स्पेंड टाइम इन जेल, और जेल में उसने क्या किया भाई, समय बिताया कुछ गलत करने की वजह से जो उसे नहीं करना चाहिए था कानूनी रूप से और नियम के रूप से। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट ईडियम है गिफ्ट ऑफ द गैप, वेरी रिपीटेड है भाई। अच्छा, नीचे जो 3 देवियां दिख रही हैं, जिन्हें आप 3 महारानियां, अक्सर न्यूज चैनल पे इन्हें आप बहुत प्यार से बोलते सुनते हैं और कभी कभी चिल्लाते हुए भी सुनते हैं। इसमें से आप देखते हैं अंजना ओम कश्यप, सब लोग जानते हैं, बिहार से भी हैं और बहुत अच्छी रिपोर्टर भी हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है द एबिलिटी टू स्पीक विद इलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी। जब आपके पास बोलने की कुशलता है, आप जब बोलने लगते हैं तो लोग सुनने लगते हैं। जैसे हमारे देश में एक से एक ऐसे स्पीकर हैं जिनकी अगर बात करी जाए तो जिनकी बोली सुनने के लिए लोग पागल हुए रहते थे। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, वो लीडर नहीं है लेकिन उनकी बोली सुनने के लिए पूरा का पूरा शिकागो पागल हो गया था मेरे भाई। ओशो, रजनीश की बात करें, उनको सुनने के लिए लोग पागल हो गए थे। अभी के टाइम पे आचार्य प्रशांत, लोग पागल रहते उन्हें सुनने के लिए। तो ऐसी जो क्वालिटी जिनके पास बोलने के लिए है, उसके लिए हम गिफ्ट ऑफ द गैप का यूज करेंगे। जिनमें से ये सारे के सारे भी आते हैं मेरे भाई साहब, इनका भी नाम आता है, क्लियर है। तो आज के बाद ऐसे रिपोर्टर्स को देखना तो गिफ्ट ऑफ द गैप वाला कॉन्सेप्ट आएगा। शी हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, शी वुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग। भैया उसके पास क्या है, बोलने की गजब की कुशलता है। वह कहाँ, उसे काम करना चाहिए सेल्स और मार्केटिंग में, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि आप कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं चीजों को। अंडरस्टैंड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट इडियम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, गेट इनटू अ स्क्रैप। गेट इनटू ए स्क्रैप का मतलब, जैसे स्क्रैप वहां भी आता प्रॉब्लम की बात, यहां भी है जब आप किसी समस्या में पड़ जाते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं गेट इनटू अ स्क्रैप। इसको समझ लो ऐसे, गेट इनटू अ ट्रैप। इसको टेक्निक से याद करो, गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब क्या बोलोगे, गेट इनटू अ ट्रैप। बस यही तो याद रखना है। तो गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब आप समझ गए। इस बच्चे को देखो, ये लैपटॉप में कुछ ऐसा डाउनलोड किया कि इसे इसका सारा का सारा लैपटॉप क्या हो गया, हैंग हो गया करप्ट हो गया और किसी और के अंडर हैंडल में चला गया। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि ये हैक हो गया है। क्लियर, परेशान हो गया भाई साहब। अब आज देखते हैं, शी इज ऑलवेज गेटिंग इनटू सिली स्क्रैप्स, आई विश शी वुड थिंक बिफोर शी डज थिंग्स। भैया वो हमेशा क्या हो जाती है, किसी न किसी छोटे मोटे परेशानी में फंस जाती है, सिली स्क्रैप्स में फंस जाती है। मैं आशा करता हूँ कि शी वुड थिंक बिफोर शी डज थिंग्स, मतलब मैं आशा करता हूँ कि वो क्या करे, सोचे किसी भी चीज़ को करने से पहले। जब भी वो चीज़ों को करती है उससे पहले उसे सोच समझ के काम करना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट इनटू अ स्क्रैप। नेक्स्ट हमारे सामने है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। भाई ये जब से पृथ्वी बना है तब से पूछा जा रहा है, इतना है ये इंपॉर्टेंट। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। भैया अचानक से कोई ऐसा सरप्राइज मिल जाए या फिर अचानक से कुछ ऐसा डिजास्टर आ जाए, आप अनहोनी हो जाए, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का यूज करते हैं। इस इंसान को समझ नहीं आया, इसके अचानक से दोनों आंखों से ये देख रहे हो बिजलियां निकलने लगी, लाइटनिंग होने लगा, पूरे के पूरे दुनिया में प्रकाश होने लगा इसके आंखों से। ये क्या हो गया, तो ये याद रखना, ऐसा मैट्रिक्स वगैरह मूवी में देखने को मिलता है। वो चश्मा उतारता है, उसके अंदर से रेड लेजर निकलता है जो सब कुछ को जला देता है, धुआं धुआं कर देता है। तो दैट इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब एग्जाम्पल देखो, द रेजिग्नेशन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। भैया बहुत सारे डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर का रेजिग्नेशन ने क्या कर दिया भाई साहब, एक सब लोगों को क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया, या फिर एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर था कि उस डायरेक्टर के जाने से उस कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और होके ही रहेगा। तो यहां पे ये ईडियम बहुत प्यारा है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने चीजों को समझते हैं। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ये बहुत प्यारा नया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वीवीआई कर लो, आगे भी पूछा जा सकता है अलग अलग एग्जामिनेशंस में। इसका भी मतलब होता है ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा भैया जो प्रोपोर्शन में उसको फूक फाक के इतना बढ़ा दिया आपने, उसे क्या कर दिया, समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि जो प्रोपोर्शन में रहना चाहिए उस प्रोपोर्शन से उसको बाहर फैला दिया। मतलब बातों का फिर से क्या कर दिया आपने, बतंगर बना दिया। टू ट्रीट अ पार्टिकुलर इवेंट और प्रॉब्लम फार टू सीरियसली, मतलब किसी चीज को इतना ज्यादा सीरियसली बना देंगे, उसके लिए हम इस प्यारे से ईडियम का यूज करेंगे। अब इस इमेज में देखिए रहे हो, ये महिला अपने घर पे या किसी को फोन करके बोल रही है, तुमको बोला था ना मैंने, मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं कराओ, तुमने नहीं किया, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मेरा तेरा नाता रिश्ता खत्म, मुझे बॉस से रिचार्ज कराना पड़ा, बॉस जो है मेरा अलग से जो है कि परेशान मेरे को करेगा कि मैंने इसका रिचार्ज किया, चलो थोड़ा सा और काम करो। भाई मैं परेशान हो गई हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। अरे भाई क्या तुम बात का बतंगर बना रही हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखो, द मीडिया ऑफन ब्लूज माइनर कॉन्ट्रोवर्सीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन बाय एग्जैजरेटिंग स्मॉल इश्यूज इनटू मेजर स्कैंडल्स। मीडिया अक्सर क्या करती है भाई, वो जो माइनर कॉन्ट्रोवर्सीज है, छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज, किसी के साथ किसी को पार्टी में देख लिया, किसी के साथ किसी को कैफेटेरिया में देख लिया, कोई किसी के साथ हाथ पकड़ के आ रहा है,
अब उसको वो इतना बात का बतंगर बनाती है, इतना ज़्यादा बतंगर बनाती है, एग्जैजरेट करती है छोटे छोटे इश्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के, कि वो क्या हो जाता है, मेजर स्कैंडल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत बार मीडिया भी जिम्मेदार होती है बहुत सारी चीज़ें बुरी होने में हमारे सोसाइटी में। तो मीडिया का काम होता है, जिसे फोर्थ पिलर कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का, उसे अपना रोल बहुत सोच समझ के प्ले करना चाहिए। आप सबको पता है कि आज की मीडिया कैसी हो गई है भाई, आप करोड़ों रुपए खर्च करो, मीडिया आपके दिन रात आगे पीछे घूमेगी, इसकी गारंटी है। बात समझ रहे हो? लेकिन मीडिया को ऐसा होना नहीं चाहिए, सच का सामना करना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं देती है, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो चुप हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर होता है उनके ऊपर। आ जाते हैं हमारे सामने अगला, आज का लास्ट ईडियम है, टू गो द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स, भैया आपको कुत्तों के पास रहना पड़ रहा है, आप कुत्तों के पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? टू बिकम वर्स, मतलब चीजें अब बदतर हो गई है, तब तो जा रहे होंगे कुत्ते के पास। बोलो हाँ या ना? देख लो भाई, ये कुत्ता है, ये कचरे के पास जा रहा है, तो आप कुत्ते के पास, और इसका मतलब आप भी कचरे के पास आ रहे हो। दैट मीन्स आपका सिचुएशन बहुत बुरा होने वाला है या हो गया है। आफ्टर हिज फादर्स डेथ देयर बिजनेस वेंट टू द डॉग्स। भैया उसके पिता के मृत्यु के बाद उसका जो बिजनेस था वो क्या हो गया, बदतर हो गया। समझ में आ गया मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? जल्दी से बता दो एक बार कमेंट करके, मजा आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए वोकैबुलरी का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद का जो ईडियम्स होगा, जो और लगभग इसमें मुझे लगता है कि 35 के आसपास या 40 के आसपास और ईडियम्स है 2023 के सीजीएल प्री के क्वेश्चंस के, वो भी मैं अगले सेशन में करा दूंगा। और मेहनत करते रहिए, जितना ज्यादा ईडियम्स पे या फिर वोकैबुलरी पे आप कमांड करेंगे, उतना अच्छा आपका एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि आज के टाइम पे एग्जामिनेशन में आप इस बात को देखिए कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन वोकैबुलरी का है। अंडरस्टैंड? सो वोकैबुलरी को ध्यान से पढ़िएगा, और मुझे भी ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।